इस वीडियो में हम लोग उस इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। वो टाइनी यूनिट जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, बट जो साथ मिलकर हमारे पूरे बॉडी को चला लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल की। हम बात कर रहे हैं सेल की, जिसे फंडामेंटल यूनिट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। बहुत सारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बने हुए हैं। और ये ऑर्गन जो है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर के बने हुए हैं। और ये टिश्यू फिर किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये टिश्यू सेल से मिलकर बना हुआ है। यही सेल जो हमारा है ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसी सेल के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट का काम क्या है? तो हार्ट का काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट का काम। तो ब्लड को जो ये सर्कुलेट करता है, तो ये हार्ट का जितना भी हार्ट का मसल्स होगा वो कार्डियक मसल से हार्ट बना होता है। और इसके जितने भी सेल्स होंगे वो एक तरह के फंक्शन करने वाले सेल होंगे। मतलब इसमें जो सेल होगा, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में जो सेल होता है वो क्या होता है? तो सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन का होता है। मतलब बहुत सारे सेल जो कि स्ट्रक्चर में भी सेम हो और उसका फंक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। तभी वो बना करके एक पार्टिकुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और वही पार्टिकुलर टिश्यू फिर आगे बढ़ करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिमिलर फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन होगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो टिश्यू से बने हुए हैं और ये टिश्यू सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन वाले सेल से बने होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम सेल के डिस्कवरी की बात करते हैं तो सेल को डिस्कवर कौन किया था? तो सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था। और ये कब किया था? तो 1665 में किया था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल को डिस्कवर किया था तो कैसे डिस्कवर किए थे? तो इन्होंने जब सेल को डिस्कवर किया था तो ये बार्क ऑफ ट्री से सेल को डिस्कवर किए थे। बार्क ऑफ ट्री से सेल को डिस्कवर किए थे। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है? तो ये पेड़ का जो छाल होता है उसे ही बार्क हम बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब इस पेड़ के बार्क को, मतलब पेड़ की छाल को जब ये माइक्रोस्कोप से देखे तो उन्हें लिटिल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा। लिटिल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, लिटिल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा। और इसी को ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है? तो इसी को ग्रीक भाषा में सेल बोला जाता है। इसीलिए ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको ग्रीक भाषा में सेल बोला जाता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट है उसको हम लोग सेल का नाम देते हैं। और ये डिस्कवर कब किए थे? तो 1665 में ये डिस्कवर किए थे। बट ये जो सेल को डिस्कवर किया तो वो डेड सेल था। रॉबर्ट हुक जो सेल को डिस्कवर किए थे ये तो डेड सेल था। क्यों? क्योंकि पेड़ का जो बार्क होता है, मतलब पेड़ का जो छाल होता है वो तो सूखा रहता है ना। तो फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? तो इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, या सिंपल सा कहीं कहीं पे आपको बुक में ल्यूवेनहुक भी लिखा हुआ मिल सकता है। इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया। किसका डिस्कवर किया? लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। और ये लिविंग सेल का डिस्कवर किए तो कब किए? तो ये 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवर किए। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहां पे रॉबर्ट हुक था। अब हम लोग बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, क्योंकि रॉबर्ट हुक के बारे में क्या बताए थे? डेड सेल को डिस्कवर किए थे। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक किसका डिस्कवर किए थे? लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे। और अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किए थे। किसका डिस्कवर किए थे? प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किए थे। ठीक है, और ये कब किए थे डिस्कवर? तो 1839 में किए थे। कब किए थे? 1839 में किए थे। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई? तो ये प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग इतना डिस्कशन से ये तो समझ गए कि हम लोग सेल के बने हैं, बट ये सेल आते कहां से हैं? तो अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो वर्च्यू नाम के एक साइंटिस्ट थे जो 1855 में बताएं कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। मतलब पहले से जो सेल रहता है उसी से आगे सेल बनता है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर स्क्लेडन और सचवान आए। फिर कौन आए? स्क्लेडन और सचवान। ठीक है, इन्होंने 1938 और 1939 के बीच सेल थ्योरी को दिया। किसको दिया? सेल थ्योरी। तो अगर आपसे पूछ ले
कि सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, तो स्क्लेडन और सचवान, स्क्लेडन और सचवान। तो जो सेल थ्योरी हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा दिया गया है, तो स्क्लेडन और सचवान के द्वारा दिया गया है। तो ये तो अभी हम लोग सेल का इंट्रो देखे हैं, सेल का क्या देखे हैं अभी हम लोग, इंट्रो हम लोग देखे हैं। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, क्लियर है, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सेल मेनली दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकैरियोट्स। अब इसको समझिए, ये दोनों अलग अलग फिगर है। अब प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्लियर है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो सारा कुछ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और दूसरा अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे राइबोसोम्स हो, चाहे चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये प्रोकैरियोट्स में जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, मतलब उसके सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। और यूकैरियोट्स में सारे अलग अलग सबके सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग कितने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सेल का डिफिनीशन, फिर उसके शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इंटोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। तो अब अगर हम सेल को डिफाइन करने की बात करते हैं, सेल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो भाई सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द बॉडी, बॉडी को ये स्ट्रक्चर देता है। जैसे मान लीजिए अगर घर बनता है तो सबसे पहले हम लोग बालू लाते हैं, ईंट लाते हैं, उन सारे चीजों से फिर दीवार का फॉर्मेशन होता है, फिर धीरे धीरे करके घर बनता है, ठीक है। तो ये जो घर बनता है, तो इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, तो वो सिंगल जो हमारा सेल है वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है और उसके बाद हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और फिर अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें तो सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस एट द सेल लेवल। मतलब सारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, सेल के द्वारा होते हैं, ठीक है। और अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो अभी जस्ट हम पीछे बताएं कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और ये कब डिस्कवर किया था, तो 1665 में डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट ब्राउन की बात करें जो 1831 में डिस्कवर किए थे, किसका डिस्कवर किए थे, तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे, क्लियर है। ये रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी, मतलब न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बारे में हम लोग इंट्रो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है। सबसे पहले सेल थ्योरी की हम बात करते हैं। सेल थ्योरी क्या कहता है, तो सेल थ्योरी सबसे पहले ये देखिए कि दिया किसने था, तो सेल थ्योरी कौन दिया था, स्क्लेडन और सचवान दिए थे। कौन दिए थे, स्क्लेडन और सचवान दिए थे, ठीक है। और ये कब दिए थे, तो 1938 और 1939 के बीच, मतलब 1938-39 के बीच ये सेल थ्योरी दिए हुए थे। तो ये सेल थ्योरी क्या कहता है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी सजीव है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्रोटिस्टा ग्रुप का हो, मतलब कोई भी ग्रुप का होगा, बस वो लिविंग होना चाहिए। वो किसका बना है, तो सेल का बना हुआ है, ठीक है। फिर सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल को लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, मतलब सबसे बेसिक यूनिट कहा गया है। बेसिक बोले तब या स्टार्टिंग यूनिट बोले तब, मतलब हमारा जो बॉडी है, हमारा जो लाइफ स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, तो सेल से होता है। फिर कह रहा है कि ऑल न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितना भी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। मतलब सेल रिप्रोड्यूस करके नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर है। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे दे रहा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा या तो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होगा। मतलब अगर वो सिंगल सेल का बना होगा, सिंगल सेल्ड अगर होगा तो उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। मतलब एक सेल का होगा वो यूनिसेलुलर होगा, और मेनी सेल का होगा, मतलब मल्टी अगर होगा, बहुत सारे सेल होंगे, तो उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। तो यूनिसेलुलर के बारे में कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मतलब जो सिर्फ सिंगल सेल का बना होता है, एंड में कंस्टिट्यूएट अ होल ऑर्गेनिज्म। मतलब सिंगल सेल का तो बना होता है, बट वो सारा काम जो नॉर्मल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, वो सारा काम वो कर सके, उसी को यूनिसेलुलर बोला जाता है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अमीबा ले सकते हैं, ठीक है, अमीबा हो जाएगा। या हम अगर और एग्जांपल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं पैरामीशियम। अमीबा या पैरामीशियम जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, क्लियर है। और अमीबा जो होता है इसका इरेगुलर शेप होता है, मतलब इसका शेप फिक्स नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है।
और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, दैट एज्यूम फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट मैनर, और ये सारे सेल एक सिंगल मैनर मतलब एक कोऑर्डिनेट मैनर में मिलकर के काम करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में मिलकर के काम करते हैं विद डिफरेंट सेल स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क इन द बॉडी, और हर एक सेल अलग अलग स्पेशलाइज्ड होता है एक पार्टिकुलर टास्क को करने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अलग अलग जो टास्क होते हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से होते हैं, और वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसी को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, जैसे प्लांट हम बोल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या दे रहा है, शेप एंड साइज की अगर बात करें तो सेल वेरिएंट शेप एंड साइज, मतलब हर एक सेल का शेप भी अलग अलग होता है और उसका साइज भी अलग अलग होता है। दे में भी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पिंडल, अलग अलग शेप का होता है, या टोटली कह रहा है इरेगुलर लाइक अ नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। और ये इरेगुलर कैसे होता है, तो ये नर्व सेल ब्रांच्ड भी होता है, ब्रांच्ड होता है, इसी की वजह से वो इरेगुलर होता है। क्लियर है। और अगर साइज की बात करें तो द साइज ऑफ सेल आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो साइज होता है वो भी वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के फ्यू सेंटीमीटर तक होता है, कुछ सेंटीमीटर तक होता है। जैसे ऑस्ट्रिच एक की बात करें तो वो तो सेंटीमीटर में जाएगा, लेकिन 0.1 माइक्रोमीटर से ये स्टार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होता है। जैसे रेड ब्लड सेल, आरबीसी की बात करते हैं, व्हाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, ये बाई कॉनकेव होता है। क्या होता है, बाई कॉनकेव होता है, और ये राउंड शेप का होता है। बाई कॉनकेव और राउंड शेप का होता है। क्लियर है। शेप की अगर हम बात करें तो आरबीसी क्या होता है, तो बाई कॉनकेव और राउंड शेप का होता है। वही अगर हम नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल की बात करें तो अभी जस्ट हम पीछे क्या बताया कि नर्व सेल क्या होता है, तो ब्रांच्ड होता है। नर्व सेल क्या होता है, तो ब्रांच्ड होता है। और अगर हम मसल सेल की बात करें, मसल सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये किस शेप का होता है, तो ये स्पिंडल शेप का होता है। किस शेप का होता है, स्पिंडल शेप का होता है। क्लियर है। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज की बात करें तो स्मॉलेस्ट, सबसे जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, पीपीएलओ होता है। ठीक है, क्या होता है, पीपीएलओ होता है, जो 0.1 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज। और अगर हम ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें तो वो कौन सा होता है, तो वो स्पर्म सेल होता है। स्पर्म सेल ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो स्पर्म सेल आ जाएगा। और वहीं लार्जेस्ट सेल की अगर बात करते हैं, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन की अगर बात करें लार्जेस्ट सेल में तो फीमेल का आ जाएगा ओवम। ठीक है, फीमेल का क्या आ जाएगा, ओवम आ जाएगा, ये लार्जेस्ट सेल होता है। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल का लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, तो मेल का लार्जेस्ट सेल नर्व होगा। हालांकि नर्व तो मेल और फीमेल दोनों में आ जाएगा, तो ह्यूमन की बात करें तो सीधा नर्व सेल आप दे दीजिएगा, नर्व सेल दे दीजिएगा। और अगर फीमेल वहां पे कंडीशन लगा दे तो ओवर्म हो जाएगा। और अगर ह्यूमन की बात नहीं करे, मतलब नॉर्मली अगर पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ये लार्जेस्ट सेल माना जाता है। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं अभी, ऑस्ट्रिच एग ये सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में अभी हमारा दे रहा है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो सेल दो तरह का होता है। जस्ट हम डिस्कस किए हुए थे, बस इंट्रो में बस थोड़ा सा देखे थे, और क्या बताए थे कि इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेल दो तरह को डिवाइड किया गया है सेल को, एक का नाम दिया गया है प्रोकैरियोटिक और एक का नाम दिया गया है यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सब इसमें नहीं पाया जाता है। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल, ये इनकम्प्लीट होता है। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और प्रोकैरियोटिक जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की बात करें, आर्की बैक्टीरिया की बात करें, या ब्लू ग्रीन अलगी की बात करें, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स होता है। तो मतलब समझ जाइएगा कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ कि वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं का मतलब क्या हुआ कि उसमें न्यूक्लियस के सारे चीज नहीं पाए जाते हैं। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब जिसका न्यूक्लियस का सारा पार्ट्स पाया जाता है। दे आर एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल, मतलब ये एडवांस होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कंप्लीट भी होता है। यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे यूनिसेलुलर भी आ सकता है और इसमें मल्टी सेलुलर भी आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट सिर्फ यूनिसेलुलर होगा,
प्रोकैरियोट सिर्फ क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, लेकिन यूकैरियोट जो होगा वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, दोनों यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी को छोड़ करके। मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी क्या है, ये इसका जो सेल होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी जितने भी है जैसे अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, ये सब यूकैरियोटिक सेल होता है, लेकिन इसका सेल क्या होता है, सिंगल सेल होता है। मतलब ये यूनिसेलुलर होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में एनिमल्स की अगर बात करें या प्लांट की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे यहाँ पे दे रहा है अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोट के बारे में कह रहा है कि साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। मतलब इसका सेल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, और यूकैरियोट्स के सेल का साइज क्या होता है, तो लार्ज होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फिर तीसरा अगर डिफरेंस की बात करें तो इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, मतलब जितने भी सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स मेंबर बाउंड नहीं रहते हैं। मतलब सेल ऑर्गेनेल्स का एक अलग से जो मेम्ब्रेन होता है वो इसमें नहीं रहता है। किसमें, तो प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी अपार्टस हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, ये सब सारा कुछ इसमें प्रेजेंट होता है और सबका एक मेम्ब्रेन रहता है। मतलब सबको अलग अलग सेपरेट किया हुआ रहता है। यही मेम्ब्रेन जो है वो सबको अलग अलग सेपरेट किया रहता है। फिर अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन और बडिंग। मतलब फ्यूजन प्रोसेस से या बडिंग के प्रोसेस से सेल का डिवीजन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस और सेल डिवीजन। मतलब माइटोसिस या मियोसिस से होता है, मतलब सेल डिवीजन से इसमें सेल का डिवीजन होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे यहाँ पे टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। मतलब 3 मेन कंपोनेंट होता है सेल का। सबसे पहला क्या है, सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन की बात करें। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो ये सेल का अंदर का जितना भी पार्ट है वो सेल का पार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा बाहर का जो मेम्ब्रेन है इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ये किसमें होता है, एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन लेयर रहता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। मतलब सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, दोनों में ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है ये दोनों में पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियस को और भी डिटेल में हम लोगों को डीपली पढ़ना है। और साइटोप्लाज्म जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का, उसी को साइटोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं। तो ये 3 इसका बेसिक कंपोनेंट है। इसी 3 बेसिक कंपोनेंट पे हमारा सेल का चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके अब हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे हम अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से बोल सकते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करता है। मतलब जैसे ये सेल रहेगा तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी रहेगा उसको सेपरेट करने के लिए एक सेल मेम्ब्रेन तो होना चाहिए ना। तो यही मेम्ब्रेन जो होता है उसी को सेल मेम्ब्रेन या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल का ये लिविंग पार्ट होता है एंड इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। इट इज वेरी थिन, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब थिन तो समझ गए कि बहुत ही पतला होता है, डेलिकेट भी होता है, इलास्टिक भी होता है मतलब लचीला भी होता है, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देता है और कुछ ही सब्सटेंस को सेल के बाहर जाने देता है। कहने का मतलब हुआ कि जितना जरूरत का सब्सटेंस है उसी को ये जाने देता है अंदर और उसी को ये बाहर आने देता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे टॉपिक आ जाए सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है भाई, तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो एज इट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके बारे में बताया गया कि ये तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर बाहर ये बस लिमिटेड सब्सटेंस को करने देता है। लिमिटेड सब्सटेंस से सेंस हुआ कि सेल के यूजफुल जो सब्सटेंस है उसको अंदर ले जाता है और सेल के लिए जो वेस्टफुल सब्सटेंस है उसको सेल से बाहर निकालता है। क्लियर है? चलिए, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि स्पीड को थोड़ा स्लो करिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्लो करके देख लेते हैं। सेल वॉल की बात अगर हम करें तो सेल वॉल के बारे में कह रहा है कि सेल वॉल इज नॉन लिविंग। मतलब सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, थिक होता है और फ्रीली परमिएबल
कवरिंग मेड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, और ये थिक होता है। सेल वॉल जो है वो थिक होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो थिन होता है, ठीक है। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो था वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन था, लेकिन सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल कवरिंग है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन यूकार्योटिक प्लांट सेल एंड प्रोकार्योटिक सेल्स। मतलब यूकार्योटिक प्लांट सेल में पाया जाता है और प्रोकार्योटिक में तो 100% पाया जाता है। मतलब जनरली इसको समझिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया फंगी की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को हार्श कंडीशन में रहना पड़ता है। हार्श कंडीशन मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होता है, बहुत ही खराब कंडीशन, मतलब एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन में भी रहना पड़े, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में रहना पड़े, इसलिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग इसके ऊपर रहता है जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो कह रहा है इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को ये तो शेप डिटरमाइन करता ही है, हालांकि सेल मेम्ब्रेन जो रहेगा वो भी शेप डिटरमाइन तो कर ही लेगा, बट वो शेप जो होगा वो इरेगुलर होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो उतना ज्यादा रिजिड नहीं होता है। तो सेल वॉल जो रहता है वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, ठीक है। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? तो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाला है, या सेल मेम्ब्रेन जो भी बोले, ये वाला है, और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सा मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि ये अंदर वाले को प्रोटेक्ट करेगा। तो इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। फिर कह रहा है इट प्रिवेंट्स डिसिकेशन एंड ड्राइनेस इन द सेल, मतलब ड्राइनेस को ये प्रिवेंट करता है, मतलब सूखने से सेल को बचाता है। और फिर कह रहा है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब अलग अलग सब्सटेंस को इन और आउट भी करवाने का ये काम करता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल वॉल किसका बना होता है भाई? सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ड्राइनेस से उसको बचाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पे हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, वीवीआई टॉपिक होता है सेल के लिए। न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस के बारे में कह रहा है कि न्यूक्लियस इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल, मतलब ये डेंस होता है और ये स्फेरिकल होता है। डेंस मतलब एकदम घना सा होता है और ये स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब न्यूक्लियस जैसे मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस दो अलग अलग मेम्ब्रेन से ये बॉन्ड किया हुआ रहता है, ठीक है। बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब न्यूक्लियस का एक इन्वेलप का ये काम करता है। न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन्स मेनी पोर्स नॉन एज न्यूक्लियर पोर्स, और ये इसमें जो पोर्स होते हैं, क्योंकि सब्सटेंस को इन आउट करना है तो पोर्स तो होगा ही, तो इस पोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है। द फ्लूइड व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के जो बाहर रहता है, न्यूक्लियस के जो बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो आउटसाइड जो रहता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है? तो साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। मतलब दोनों मिलकर के एक सिंगल नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को मिला करके न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और यही क्रोमोसोम्स जो होता है वो जीन कंटेंट करता है। यही जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ता है, तो इसीलिए इसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी ये ले जाने का काम करता है, क्योंकि जीन्स रहेगा तभी ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा पाएगा। तो समझ गए इस लाइन को कि न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, मतलब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और क्रोमोसोम्स में क्या होता है? तो जीन्स होता है, विच आर द सेंटर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्लियर है? और अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जितना भी एक्टिविटी होता है उन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटी होते हैं उन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। और उसके बाद इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, सेल साइकिल को ये रेगुलेट करता है, मतलब सेल के अंदर जो भी हमारा काम होगा उस सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स, और जीन को ये स्टोर करके रखता है। इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी
ट्रेंस फ्रॉम द पेरेंट ऑफ टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब पेरेंट से चिल्ड्रेन में ले जाने का काम करता है। और किसको ले जाने का काम करता है? तो हेरिडिटी को, मतलब हेरिडिटी को ट्रांसफर करने का ये काम करता है। क्लियर है? और हेरिडिटी क्या होता है? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक कुछ जो रहता है वो चिल्ड्रेन में चला जाता है, तो ये इसी की वजह से जाता है। ये जीन्स जो होता है इसी की वजह से जाता है, और ये जीन्स को स्टोर करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में कह रहा है कि इट इज जेली लाइक विस्कस कलर्ड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, मतलब ये लिक्विड नहीं होता है, सेमी फ्लूइड होता है, मतलब ये सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है दैट अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए ये सेल है और सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, सेल का आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर कहिएगा कि अभी तो आप बताए हैं कि सेल वॉल होता है, तो भाई प्लांट सेल रहेगा तो उसका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड होता है उसी लिक्विड को तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है? द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। और ये साइटोप्लाज्म का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मतलब एक्वस सब्सटेंस जो होता है उसको साइटोसोल कहा जाता है। दैट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, एंड अदर इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड प्रोडक्ट जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड, ये सब पाया जाता है। लिपिड क्या होता है भाई? तो लिपिड कोलेस्ट्रॉल सुने हैं ना, कोलेस्ट्रॉल जो सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वही लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल, उसी को हम बोल सकते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें साइटोप्लाज्म का, तो कह रहा है प्रोटोप्लाज्म एक्ट्स एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल लाइक जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, विटामिन, इस सब को ये क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ठीक है? उसके बाद कह रहा है इट इज साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, इस सब को ये सिंथेसिस करने का काम करता है। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, सेल के अंदर का जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को करने में ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है भाई? साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में समझ गए। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, और ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म का, उसको साइटोसोल बोला जाता है। और इसके अंदर और भी चीज रहते हैं ऑर्गेनेल्स, जो कि इनसॉल्युबल वेस्ट हुआ, स्टोरेज प्रोडक्ट जैसे कि स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजिन हुआ, लिपिड हुआ, ये सब इसके अंदर पाया जाता है। और अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये स्टोर करने का काम करता है वेरियस केमिकल्स जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, विटामिन, ये सबको स्टोर करने का काम करता है। और जितना ही मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको भी ये सिंथेसिस करने का काम करता है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोवाइड करने का ये काम करता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल के अंदर का जो पार्ट्स होता है ना, सेल का जो भी पार्ट्स होता है उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो इनसाइड द सेल देयर आर डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब सेल के अंदर अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं टू कीप द सेल अलाइव एंड फंक्शनेबल। क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है कि अलग अलग हमारे जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। ठीक है? दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, इसी पार्ट्स को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम अगर गोल्गी अपार्टस की बात करें, ये हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स है। अब आगे हम लोग जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो सारे ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके फंक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गोल्गी अपार्टस के बारे में कह रहा है कि कंटेन्स अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड, फ्लूइड फिल्ड वेसल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटेड सिस्टर्न, मतलब क्लोज सैक्स होता है इसमें। सिस्टर्न्स आर यूजुअली अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक के ऊपर दूसरा इस तरह से रहता है। आप देखिएगा जो भी सेल का पिक्चर देखिएगा उसमें आपको गोल्गी अपार्टस इसी तरह से दिखेगा। ठीक है? और इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस को ये स्टोर करने का काम करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है, मॉडिफाई का मतलब उसमें चेंजिंग करने का काम करता है, पैकेज करने का काम करता है, और फिर डिस्पैच करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को भी ये सिंथेसिस करने का काम करता है, मतलब सेल वॉल को बनाने का भी काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाने का काम करता है, और लाइसोसोम्स को भी बनाने का ये काम करता है। क्लियर है? आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसको हम शॉर्टकट में ईआर भी बोल सकते हैं। ठीक है? इसके बारे में कह रहा है इट इज मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो एक नेटवर्क के ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है उसी को हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इट इज एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, प्रोकार्योटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, और मैच्योर आरबीसी जो होता है मैमल्स का उसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। क्लियर है? दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑन द सब्सटेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है? राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। वहीं अगर हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होता है
और ये क्या करता है, तो सेक्रेट करता है लिपिड को, मतलब लिपिड को सेक्रेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोनों चीज समझ गए कि रफ ईआर किसका काम करता है, तो रफ ईआर प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है, और अगर स्मूथ ईआर की बात करें तो ये लिपिड को स्टोर करने का, मतलब सिंथेसिस करने का काम करता है। क्लियर है। और ये लिपिड के बारे में अभी हम जस्ट पीछे बताएं, लिपिड क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को हम लोग लिपिड के नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ही हम लोग लिपिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक की हम बात करते हैं तो फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और भी डिटेल में देख लीजिए। इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, सेल को ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइस वर्सा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करने का काम करता है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ले जाने का काम, मतलब सब्सटेंस को इन और आउट करने का काम करता है। मतलब जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच मतलब न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर सब्सटेंस का जो इन और आउट होता है उसमें ये हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर की बात करें तो ये सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, तो प्रोटीन का करता है। और स्मूथ ईआर की बात करें तो ये सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, तो लिपिड का करता है। क्लियर है। रफ ईआर किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्रोटीन को करता है, और ये सिंथेसिस भी करता है। और अगर स्मूथ ईआर की बात करें तो ये लिपिड को ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस करता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में कह रहा है कि देयर आर एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस स्फेरिकल बॉडी, मतलब स्मॉल होता है, डेंस होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, व्हिच ऑकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स और रिमेन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये फ्रीली मूव करते रहता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच होता है। और ये किसका बना होता है, तो दीज आर मेड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए से ये बना होता है और प्रोटीन का ये बना होता है। और अगर फंक्शन की बात करें राइबोसोम्स का, तो दे प्ले अ मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का ये काम करता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है नाम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में कह रहा है कि दे आर ए स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल, मतलब ये रॉड शेप का होता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन, जिस तरह से हमारा न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेन था, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, विद आउटर मेम्ब्रेन बी स्मूथ एंड पोरस। आउटर मेम्ब्रेन इसका क्या होता है, स्मूथ होता है और पोरस होता है। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये थ्रोन होता है और नंबर ऑफ फोल्ड्स, मतलब बहुत सारे फोल्ड इसमें पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, स्मूथ होता है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं। दे कंटेन देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। क्लियर है। दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स, बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है और रेड ब्लड सेल में भी नहीं पाया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, किसके रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता, तो मैमल्स। मैमल्स का मतलब क्या होता है, जो अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है, उसी को हम लोग मैमल बोलते हैं। ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें, दे आर द साइट ऑफ सेलुलर एस्पिरेशन, मतलब सेलुलर एस्पिरेशन करने का ये काम करता है। हेंस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग सेल्स, मतलब इसी वजह से अगर वो मतलब रेस्पिरेशन करेगा तो एनर्जी प्रोवाइड होगा हमको। तो वाइटल एनर्जी, वाइटल एक्टिविटी जितना भी हमारे सेल के अंदर होता है, उन सारे के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का ये काम करता है। मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और इसकी वजह से हमको एनर्जी मिलता है। दूसरे अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, दे स्टोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी हमारे सेल के अंदर होता है, उसकी वजह से जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। और ये कैसे करता है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। एनर्जी करेंसी होता है, जैसे इंडिया का करेंसी रुपया है, अमेरिका का करेंसी डॉलर है, उसी तरह से एनर्जी का जो करेंसी होता है उसको एटीपी बोला जाता है। ठीक है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब कहीं कहीं पे क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो एक लाइन में आप सिंपल सा बता सकते हैं कि दे स्टोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब रिएक्शन अगर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज जो होता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। और कैसे स्टोर करता है, तो एटीपी के फॉर्म में करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लियर है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रोसोम या सेंट्रोएल्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल, मतलब सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रोएल्स, मतलब इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन सेंट्रोएल्स इसमें अंदर पाया जाता है। सेंट्रोएल्स होता क्या है, तो सेंट्रोएल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, और ये एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल में अरेंज रहता है। क्लियर है। और इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रोएल्स हेल्प इन सेल डिवीजन एंड आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैगेला, सिलिया को फॉर्म करने का ये काम करता है। अगर आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से इसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दे रहा है प्लास्टाइड्स।
प्लास्टाइड्स की अगर बात करें तो कह रहा है कि प्लास्टाइड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। भाई काहे नहीं पाया जाता है, अभी जस्ट इसके फंक्शन से आप समझ जाइएगा, क्योंकि प्लास्टाइड्स 3 पार्ट में बांटा गया है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो इसके फंक्शन को जब आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तो सिर्फ फंक्शन प्लांट में ही जरूरत है ना, एनिमल में तो है ही नहीं, इसलिए प्लास्टाइड्स एनिमल में नहीं पाया जाता है। दे आर यूजुअली स्फेरिकल और डिस्क्वाइडल शेप एंड डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, मतलब ये स्फेरिकल शेप का होता है या डिस्क्वाइडल शेप का होता है। दे आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। प्लास्टाइड्स को 3 पार्ट में बांटा गया, एक का नाम दिया गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब कलर, कलर देने का काम करता है। दीज आर द ग्रीन कलर्ड प्लास्टाइड्स कंटेन क्लोरोफिल, मतलब एक ग्रीन कलर का तो प्लास्टाइड होता है बट इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, दीज आर कलरफुल प्लास्टाइड्स, ये कलरफुल होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन कलर के अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे कलर पाए जाते हैं। इसीलिए जैसे अगर हम मान लीजिए फ्लावर के पेटल्स की बात करते हैं, फ्लावर का जो पेटल होता है मतलब पंखुड़ी जो होता है फूल का, उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, दीज आर द कलरलेस प्लास्टाइड्स, मतलब ये कलरलेस प्लास्टाइड्स होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये प्लांट के रूट में पाया जाता है, क्योंकि रूट जो होता है वो कलरलेस होता है। और अगर हम पेटल्स की बात करते हैं तो ये पेटल्स जो होता है वो कलरफुल होता है, तो पेटल्स में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये ग्रीन पार्ट जो भी रहता है प्लांट का, ग्रीन पार्ट जो भी रहता है, ग्रीन समझ रहे हैं ना, ग्रीन पार्ट जो भी रहता है, देख रहे हैं इसका ग्रीन कलर कैसा है, तो ग्रीन पार्ट जो भी रहता है उसमें ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो प्लास्टाइड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर का होगा, क्रोमो कलरफुल होगा, और ल्यूको जिसमें कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, मतलब वो रूट में पाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है फंक्शन ऑफ प्लास्टाइड्स। तो अगर हम प्लास्टाइड्स के फंक्शन की बात करते हैं तो कह रहा है क्लोरोप्लास्ट जो होता है ट्रैप सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट जो है, अब सबसे पहले तो इसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या बताया कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब लेने का काम करता है, और उसको यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चर करता है, मतलब फूड को प्रिपेयर करता है। किसके लिए भाई? हमारे लिए तो नहीं करेगा ना, प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करता है। और अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो इम्पार्ट वेरियस कलर, ये बहुत सारे कलर के होते हैं फ्लावर में, तो कलर जो होता है फ्लावर का वो क्या करता है? तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके क्या करेगा भाई? तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट में जो भी पॉलिनेशन होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट की वजह से होता है, और वो अगर कलरफुल पार्ट रहेगा तभी वो इंसेक्ट उसके तरफ आएगा। आप सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के रहिएगा तब तो दूसरा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो वो जो कलरफुल पार्ट होता है उसको क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। और अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये कलरलेस होता है, तो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट है वो रूट में अपना फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और फैट, मतलब स्टार्च के फॉर्म में भी स्टोर कर सकता है, प्रोटीन के फॉर्म में भी कर सकता है, या फैट के फॉर्म में भी कर सकता है। वहीं अगर हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो कह रहा है लाइसोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है और सैक की तरह होता है। सैक मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक बोरा होता है ना, सैक बोरा, उसी टाइप का होता है। विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? तो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, इनक्लोज इन द मेम्ब्रेन, और ये भी एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज हुआ रहता है। दे आर फाउंड इन यूकार्योटिक सेल मोस्टली इन एनिमल्स, मतलब ये यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है, या नहीं तो ज्यादातर एनिमल्स, मतलब ज्यादातर ये एनिमल्स में ही लाइसोसोम्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है भाई? तो ये सेवरल एंजाइम्स, जो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, तभी तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं ना। तो आगे इसके बारे में और डिटेल देखे क्या दे रहा है कि फंक्शन अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम्स का, तो कह रहा है लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस एंड वार्म आउट सेल ऑर्गेनेल, मतलब जो भी फॉरेन सब्सटेंस होता है, मतलब बॉडी के अंदर जो बाहर का सब्सटेंस आ जाता है उसको ये डाइजेस्ट करने का काम कर लेता है, ठीक है। और वार्न आउट सेल ऑर्गेनेल, मतलब कोई भी सेल कट पट जाता है तो उसको भी ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। भाई बैक्टीरिया और वायरस जो भी है वो तो फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन का मतलब ऐसे समझे ना, फॉरेनर मतलब विदेशी होता है ना, तो विदेश का जो आदमी हमारे देश में आएगा तो उसको हम लोग नहीं ना रहने देंगे, भगाने का कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह जो सेल के अंदर आता है उसको लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब पचा लेता है, खा लेता है उसको, सीधी सी बात समझिए। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, मतलब सेल को ये क्लीन रखने का काम करता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते रहता है, वो अगर केमिकल रिएक्शन किसी रीजन से नहीं हो पाए, मतलब कोई भी सब्सटेंस की अगर कमी हो जाए, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम में ब्रस्ट, अगर सेल डैमेज हो रहा है तो लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाएगा, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, तो वो जो एंजाइम है वो खुद के सेल को खा लेगा, क्योंकि लाइसोसोम में क्या होता है, उसमें एंजाइम जो पाया जाता है वो दूसरे एंजाइम मतलब दूसरे ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने का वो काम करता है ना। तो जब वो बैक्टीरिया को या वायरस को डाइजेस्ट कर सकता है तो खुद को काहे नहीं कर सकता है?
तो मतलब एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। मतलब खुद के सेल को भी ये कभी-कभी खा लेता है, मतलब कभी-कभी ब्रस्ट जो कर जाता है ना, तो इसकी वजह से वो खुद के सेल को भी खा लेता है, ठीक है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में कह रहा है कि वैक्यूल्स आर लिपिड सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स लार्ज होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होता है स्मॉल होता है, और ये टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है फिर बाद में खत्म हो जाता है, फिर टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए बन जाता है फिर खत्म हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में जो रहता है वो परमानेंट रहता है। इन मेच्योर प्लांट सेल इट ऑक्यूपाई 90% स्पेस ऑफ सेल वॉल्यूम, मतलब जो भी मैच्योर प्लांट सेल रहता है उसमें 90% स्पेस ये सिंगल वैक्यूल जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनेल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके साइज की वजह से अब मान लीजिए कि जैसे ये सेल हुआ और ये न्यूक्लियस हुआ, इसमें अलग अलग हमारा सेल का जो ऑर्गेनेल है जो भी पार्ट है वो है, अब इसमें एक हमारा वैक्यूल भी पार्ट है। अब ये वैक्यूल जो बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा होते होते ये न्यूक्लियस को धकेल करके इधर ले आएगा। सिंपल से देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए ट्रेन का सीट है, इस सीट पे आप 1 2 3 4 आदमी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जगह आपसे कोई मांगता है, जब उसको थोड़ा सा जगह देते धीरे धीरे आपको घसकाते जाता है घसकाते जाता है, अब मालूम चलता है कि वो बेचारा एकदम पलसी आड़ा करके इतना दूर में बैठ गया है, और आप 3 आदमी जो पहले से 4 आदमी बैठे हुए थे तो हम चिपक करके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो सेम यही चीज वैक्यूल्स के साथ यहाँ पे होता है। अगर फंक्शन की बात करते हैं तो कह रहा है दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, सेल में ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में हम लोग जस्ट अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो उस प्रेशर को ये मेंटेन करने का काम करता है। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी, मतलब प्लांट को ये रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन प्रोवाइड करता है, वैक्यूल प्रोवाइड करता है। क्लियर है, ये चीज समझ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। अभी तक हम लोग इतना जो डिस्कस किया है इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब एक बार इसके डिफरेंस को समझ लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एनिमल सेल के बारे में कह रहा है कि एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज, एनिमल सेल जो होता है वो छोटे साइज का होता है, प्लांट सेल बड़े साइज का होता है। क्लियर है। सेल वॉल की बात अगर हम करें तो सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट वो किसका बना होता है भाई, सेलुलोज का बना होता है। तीसरे अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, प्लास्टाइड्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। एनिमल में प्लास्टाइड्स नहीं ना होता है, अभी जस्ट हम पीछे बताएं कि प्लांट में प्लास्टाइड्स पाया जाता है जो कि 3 तरह का आता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टाइड्स जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट कह रहा है प्रोटोजोआ यूग्लोना, मतलब प्रोटोजोआ या यूग्लोना को छोड़ करके एनिमल सेल में जो होता है बाकी में प्लास्टाइड्स नहीं पाया जाता है। वहीं अगर हम प्रोटोजोआ या यूग्लेना की बात करते हैं तो उसमें प्लास्टाइड्स पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम वैक्यूल्स की बात करते हैं, वैक्यूल्स आर मेनी, मतलब बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। किसमें, एनिमल सेल में। और अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो परमानेंट होते हैं और लार्ज होते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम तो होता है और सेंट्रियोल्स भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स नहीं होता है। क्लियर है, यही इसका डिफरेंस है। वैसे जनरली आपसे 3 या 4 डिफरेंस आपको एग्जाम में लिखना रहता है, बट इसको याद रखिए, इसमें से कम 4 ठो लाइन भी तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको एकदम स्लोली हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक था हमारा ना उसको हम फास्ट में भी ले लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम स्लो पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला कह रहा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में हम लोग क्या पढ़े कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ ही सेलेक्टेड सब्सटेंस को ये परमिट करता है सेल के इन और आउट होने के लिए, मतलब सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। तो कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल इन द सेल, मतलब सेल के अंदर कुछ ही मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम, मतलब एंट्री करने का काम करता है या एग्जिट करने का काम करवाता है। देयरफॉर इट नेम्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसका नाम हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सब्सटेंस कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय 2 प्रोसेस। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हुआ तो इसमें सब्सटेंस 2 तरीके से पास कर सकता है, मतलब इन होगा या आउट होगा, तो वो 2 तरह से होगा, या डिफ्यूजन होगा या ऑस्मोसिस होगा। अब मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस होगा, सेमी सॉलिड होगा तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएगा, और अगर लिक्विड वगैरह सब्सटेंस होगा तो वो ऑस्मोसिस से जाएगा। आगे इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अब डिफ्यूजन के बारे में कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन until यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव। अब ये समझ में आया, कंसंट्रेशन आप लोग समझे होंगे कि हाई कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे नमक, चीनी और पानी, या सीधे समझ लीजिए कि चीनी और पानी आप मिलाए हैं, ये एक गिलास हुआ, इसमें पानी है, इसमें आप चीनी मिलाए, तो चीनी मिलाए
तो ये कम कंसंट्रेटेड है। लेकिन चीनी मिलाते 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 कभी ऐसा भी होगा, जैसे चीनी का जो रस बनाया जाता है ना जलेबी मिठाई वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब वो हाई कंसंट्रेशन का रहता है। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन को हम लो कंसंट्रेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। आगे हम इसको एक सिंपल सा फिगर से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये तीन हमारे पास एक गिलास है, तीन गिलास है, सॉरी एक नहीं तीन गिलास है। इसमें इतना पानी है, इसमें कितना पानी है, इतना, इसमें इतना ज्यादा पानी है और इसमें इतना पानी है। ठीक है, अब तीनों में अंतर समझिए। जैसे इसमें हम मान लीजिए कि सेल यहाँ पे है, सेल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इसमें देखते हैं सेल यहाँ पे बीचों बीच है, और इसमें देखिए सेल इसमें अंदर में यहीं पे है, मतलब पूरा में अट रहा है। अब देखिए जैसे ये सेल बाहर है, तो बाहर है तो यहाँ पे जो हमारा वाटर का कंसंट्रेशन है, वाटर ही नहीं मतलब कोई भी लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये तो लो है, तो लो कंसंट्रेशन है, तो इसके लिए ये बाहर से इसके अंदर आएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये बाहर से सेल के अंदर जाएगा। तो जब सेल से बाहर आता है उसी को बोलते हैं सेल श्रिंक कर जाता है। श्रिंक कर जाता है मतलब सेल सूख जाता है। और जो सेल के अंदर होता है मतलब उसको बोलते हैं स्वेल कर जाता है, मतलब सेल फूल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सेल के अंदर मतलब जो नॉर्मल कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब आउटर और इनर दोनों तरफ अगर कंसंट्रेशन सेम रहेगा तो सेल के अंदर कुछ नहीं होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, उसी को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप आइए इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लीजिए कि जैसे रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर में कम है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कम और ज्यादा है। CO2 इज गिवन आउट एज वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब सेल के अंदर जो CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए वो सेल से बाहर निकलता है, मूविंग आउट फ्रॉम रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। और बाहर में CO2 का मात्रा कम है इसलिए बाहर चला जाता है। और बाहर में इसी तरह से ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसी वजह से सिमिलरली ऑक्सीजन इंटर्स द सेल by the process of diffusion when level of concentration O2 inside the cell decreases। मतलब जब सेल के अंदर का हमारा O2 का कंसंट्रेशन कम होता है तो बाहर तो कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए बाहर से O2 हमारे शरीर के अंदर चला आता है। क्लियर है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन में वो कैसे होता है, ये क्लियर है, समझ में आ गया कि जब सेल के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और आउटर जो इन्वायरमेंट है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन कम है इसलिए CO2 बाहर चला जाता है। और जब वो CO2 बाहर गया तो O2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे कमेगा, तो O2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम रहा है लेकिन सेल के बाहर तो O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसलिए O2 सेल के मतलब शरीर के बाहर से सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस के बारे में कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। इसमें भी सेम वही बात है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, और कैसे जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। अब अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। तो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर के कंसंट्रेशन से कम है, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन वाटर का जो है वो ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन जो बहुत ही डाइल्यूट है, देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल वाटर को गेन करेगा क्योंकि सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सेल वाटर को गेन करेगा ना, तो जैसे ही सेल वाटर को गेन करेगा तो सेल स्वेल कर जाएगा, मतलब सेल फूल जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और इसी का डायरेक्ट अपोजिट हो जाता है इंडोऑस्मोसिस। ठीक है, इंडोऑस्मोसिस में क्या कह रहा है कि थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ साइड बट मोर वाटर विल इंटर इनसाइड द सेल। यहाँ पे क्या हो जाता है इंडोऑस्मोसिस में कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इन और आउट तो आसानी से कर सकता है लेकिन बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर से ना सेल के अंदर में जाएगा तो द सेल विल देयरफॉर स्वेल अप। इसी वजह से सेल क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, और सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है, इसी को इंडोऑस्मोसिस बोला जाता है। क्लियर है, आएगा अगर हम टॉपिक देखते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है कि इफ द मीडियम सराउंड द सेल इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन अगर सेम है, ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन अगर सेम है तो देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के अंदर कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, रिजल्टिंग इन नो चेंज इन साइज ऑफ सेल, तो सेल का कोई भी साइज चेंज नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, तो एक था हाइपोटोनिक, पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, हाइपो वाला। तो हाइपो में बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, आइसो में बाहर का कंसंट्रेशन सेम है, और एक है हाइपर, एक क्या है, हाइपर। हाइपर में क्या है, बाहर का कंसंट्रेशन कम है अकॉर्डिंग टू सेल के अंदर के कंसंट्रेशन के। तो जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा है और सेल के बाहर कम है तो भाई वो अंदर से ही ना बाहर आएगा, तो जब अंदर से बाहर आएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा,
तो वही यहाँ पे दे रहा है कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो अगर कम है, तो इफ द सॉल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड, तो ये ऐसा कब होगा जब सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड होगा, देन द सेल विल लॉस वाटर, तो सेल जो है वो लॉस कर लेगा वाटर को। हाईली कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब एकदम गीला है सॉल्यूशन, एकदम गाढ़ा, सॉरी गीला कह रहा है, गाढ़ा है सॉल्यूशन, और लो कंसंट्रेशन होगा मतलब इसमें पानी मिला दिए तो गाढ़ापन कम हो गया तो लो कंसंट्रेशन। तो बाहर हाईली कंसंट्रेटेड अगर सॉल्यूशन है तो सेल विल लॉस वाटर, तो सेल वाटर को लॉस करेगा, और कैसे करेगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। सच कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, इसी को हाइपरटोनिक बोलते हैं, इसी को एक्सो ऑस्मोसिस भी बोला जाता है। वहां पे इंडो था, इंडो का मतलब अंदर लेना और एक्सो का मतलब बाहर देना। इंडो का मतलब जस्ट हम लोग पीछे देखें, इंडो था, जस्ट अभी पीछे क्या देखे, इंडो था। इंडो का मतलब अंदर लेना, सेल के अंदर, तो जब अंदर लेगा तो मतलब सेल फूलेगा, और एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो जब वो बाहर देगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, मतलब सेल सूखेगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन के बारे में कह रहा है इट कैन टेक प्लेस इन एनी मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम में ये हो सकता है डिफ्यूजन, बट ऑस्मोसिस की अगर बात करते हैं इट कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम, सिर्फ ये लिक्विड मीडियम में होगा। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड में होगा। उसके बाद डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। फिर डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं, हेयर इज डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब डिफ्यूजन का मॉलिक्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, मतलब वो सिर्फ लिक्विड होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं, इट इज डिपेंड ऑन फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस ओनली, मतलब ये फ्री एनर्जी मॉलिक्यूल का जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। और ऑस्मोसिस में क्या होगा कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट जितना प्रेजेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट पे वो डिपेंड करेगा। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो समझते ही होंगे, जैसे सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, और एक और कह रहा है डिफ्यूजन के बारे में कि यानी इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ द डिफ्यूजन मॉलिक्यूल इज अचीव्ड, मतलब इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है इक्विलिब्रियम होता है, मतलब सेम कंसंट्रेशन उसको करने का कोशिश करता है। और ऑस्मोसिस में कह रहा है इक्विलिब्रियम इज द फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नेवर अचीव्ड, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडोसाइटोसिस। तो इसके बारे में कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जो मटेरियल का इंजेक्शन होता है, मतलब सेल के अंदर जो ले जाने का काम होता है, इसको इंडोसाइटोसिस बोला जाता है। इट डिस्क्राइब्स ऑल थ्री सिमिलर प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस जो सेल खाना खाता है उसको फैगोसाइटोसिस बोला जाता है, फोटोसाइटोसिस जो सेल ड्रिंक करता है उसको फोटोसाइटोसिस बोला जाता है, और रिसेप्टर मीडियन इंडोसाइटोसिस। क्लियर है। और फैगोसाइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह जो है वो फूड जो लेता है उसी को फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। और ये कैसे होता है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स टू सेल टू इनगल्फ द सॉलिड पार्टिकल ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, इसी की वजह से वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। अमीबा के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, कमेंट करिए क्या बोलते हैं। तो इसी को स्यूडोपोडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्लियर है। तो स्यूडोपोडिया जो है, स्यूडोपोडिया, इसी को स्यूडोपोडिया बोला जाता है, इसी के थ्रू ये फूड को इनगल्फ करता है, मतलब ये फॉल्स फिट बना लेता है, क्या बना लेता है, फॉल्स फिट बना लेता है। तो जो भी बाहर जो इसका जो भोजन रहता है उसको लगता है कि अरे ये तो पैर है इसका, या कुछ भी इस तरह का लगता है, लेकिन ये तो इसी को, मतलब सेल का जो उसका सिंगल सेल होता है ना, अमीबा वगैरह सिंगल सेल होता है, और ये अपना शेप जो होता है ये रेगुलर होता है, मतलब बार बार ये शेप चेंज करते रहता है। तो जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पे आता है तो फिर इसको ये मिला लेता है, मतलब फूड को ये इनगल्फ कर लेता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से अमीबा जो है वो फूड को इन्वॉल्व करता है। अब जैसे ये अमीबा हुआ तो इसका तो शेप इरेगुलर है, अब यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह मतलब कोई भी चीज को ये देखा तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया, इसी को स्यूडोपोडिया बोला जाता है। अब ये धीरे धीरे इसको सटाने का कोशिश करता है, और सटाते सटाते इसको अंदर में ये ले आता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।